एक बहुत सुंदर टेक्निक को, सुंदर विधा को बताने का प्रयास करूंगा कि आपके अंग्रेजी के वाक्य किस किस रूप में बोले जाते हैं। हम सामान्य तौर से दो तरीके से बोलते हैं, एक एक्टिव वॉइस में या और दूसरा पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस क्या है? इसमें सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट का क्रम ये होता है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का क्रम इस तरीके से होता है। और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आप पहले कर देते हैं, सब्जेक्ट को बाद में ले आते हैं, वर्ब के रूप में बदल के इसको थर्ड फॉर्म कर देते हैं और इन दोनों के बीच में एक प्रीपोजिशन जोड़ देते हैं, बाई। ये बाई प्रीपोजिशन सामान्य तौर पर 80% वर्ब्स के साथ जुड़ता है, लेकिन कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जैसे मूव, प्रिफर, इसके साथ में टू प्रीपोजिशन जोड़ देंगे। हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। अभी हमको इसके पैटर्न को समझ लेना है कि किस प्रकार से हम ये पैटर्न बनाते हैं। सब्जेक्ट को यहाँ किया, इसके वर्ब के थर्ड फॉर्म को किया, प्रीपोजिशन बाई का यूज किया। अब यहाँ पर आप बहुत अच्छी तरीके से जान लें, वर्ब का थर्ड फॉर्म कभी भी अकेला नहीं रहता है। अगर अकेला आएगा तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा या कोई और रूप बन जाएगा या नाउन बन जाएगा जेरंड फॉर्म में। लेकिन अगर ये वाक्य के बीच में आता है तो ये हमेशा ही कोई न कोई हेल्पिंग वर्ब लेगा, और कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेगा ये हमको आज समझना है। अगर हम इसी आर्ट को सीखें तो आपकी पैसिव वॉइस बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपने 4 चीज़ यहाँ सीख ली। सब्जेक्ट यहाँ चला गया, ऑब्जेक्ट यहाँ चला गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और दोनों के बीच में बाई लग गया। ऑब्जेक्ट को पहले लिख देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिख के ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और दोनों को बाई से जोड़ देते हैं और क्रिया के। तो ये 4 बातें अगर आप नहीं बोले तो आपका पैसिव वॉइस गलत हो ही नहीं सकता। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या हो? हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया था, बी, डू और हैव। ये 3 तरीके के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। इन तीनों हेल्पिंग वर्ब्स में पैसिव वॉइस में सिर्फ इसी बी का प्रयोग होता है और डू और हैव का प्रयोग अलग रूप में होता है। बी का प्रयोग, बी के कितने फॉर्म हैं? इज, आर और एम, वाज और वेर। इसके बाद बी, बीन और बीइंग। तो कितना हुआ? 3 तो 5, 3 8। ये कुल 8 इस फैमिली में केवल 8 मेंबर्स हैं और इन्हीं मेंबर्स का यूज हमें यहाँ करना है। अब आप देख लें, हम एक एग्जाम्पल के तहत आपको बताते हैं। राम ईट्स आ मैंगो। अगर हम इसको यहाँ ले आए, आ मैंगो, नियम के अनुसार राम हमने यहाँ कर दिया, ये सब्जेक्ट यहाँ चला गया। वर्ब ईट है, इसका थर्ड फॉर्म ईटन, और फिर बाई से हमने इसको जोड़ दिया। ये 4 चीज़ें हमने आपको बताई थी। ऑब्जेक्ट पहले हो जाएगा, सब्जेक्ट बाद में हो जाएगा, यहाँ बाई लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। यही काम मैंने किया। अमैंगो को पहले कर दिया, राम को बाद में कर दिया, वर्ब को थर्ड फॉर्म में लिख दिया और दोनों को बाई से जोड़ दिया। हेल्पिंग वर्ब में क्या रखना है, इसका निर्धारण हमें करना है। ये 3 चीज़ें आपको पता है। टेंस में, टेंस क्या है? टेंस 3 प्रकार का होता है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के समय को जब हम लिखते हैं तो वो टेंस है।
प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में पास्ट बीत चुका है, प्रेजेंट चल रहा है, फ्यूचर आने वाला है। इसके तीनों टेंसेस के 4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट के अंतर्गत मुझे इस 5 हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, इज, आर, एम, वाज, वर और बी। ये 6 पार्ट, बी के 6 परिवार केवल इंडेफिनिट में ही लग जाएंगे। यही सीख लीजिए, बस बचेगा 2 आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आप इस 6 का यूज करना सीख लें। देखिए कैसे हम सीखेंगे। राम ईट्स अ मैंगो, हमें जान लेना चाहिए इज और वाज का प्रयोग सिंगुलर के साथ होता है, एक वचन के साथ होता है। एम का प्रयोग आई के साथ होता है। आर और वेयर का प्रयोग प्लूरल, अगर यहाँ पर प्लूरल हो तो होता है। अगर आपका वर्ब इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिट में इन तीनों का प्रयोग होना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसका प्रयोग होना है, पास्ट इंडेफिनिट है तो वाज और वेयर का प्रयोग होना है, और फ्यूचर इंडेफिनिट है तो बी का प्रयोग होना है। तो यहाँ पर आपका वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस 3 का प्रयोग होना है। इसमें आई के साथ एम, प्लूरल के साथ आर, तो यहाँ पर ना तो आई है ना ये प्लूरल है, क्योंकि ए मैंगो है, एक आम है, तो इसलिए यहाँ पर क्या बचेगा, इसका प्रयोग आपको करना है। इसी प्रकार अगर ईट की जगह एट होता तो पास्ट टेंस हो गया, तो राम मैंगो वॉज ईटन बाई राम वाज लग जाएगा। अगर मैंगोज होता तो मैंगोज आर ईटन या मैंगोज वेर ईटन बाई राम हो जाता है। अगर इसमें फ्यूचर होता राम विल ईट अ मैंगो, तो अ मैंगो विल बी ईटन। अ मैंगो, इसके पहले विल का प्रयोग हो जाएगा या शहर का प्रयोग, जो भी जैसा भी आप जानते हैं कि शहर का प्रयोग आई और बी के साथ होता है और विल का प्रयोग सब के साथ होता है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आप विल का प्रयोग अब सबके साथ होने लगा है। वैसे ग्रामर के नियम के अनुसार अनिवार्यता के संदर्भ में देखेंगे तो आई और वी के साथ विल लगा देंगे और अन्य के साथ शैल। लेकिन कब, जब काम का कंपल्सन हो, काम की अनिवार्यता बताई जा रही है, तुम्हें अवश्य जाना है तो यू शैल गो, ऐसे करना है, तो इसके साथ में बी के पहले विल का प्रयोग करके हम बना देंगे मैंगो विल बी ईटन बाई राम। इस प्रकार से हम इंडेफिनिट बना देते हैं। और इसके बाद में कॉन्टिन्यूअस में, कॉन्टिन्यूअस का फीचर हम आप जानते हैं कि कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म होता है। राम इज ईटिंग अ मैंगो, राम इज ईटिंग अ, यहाँ पर लेंगे अ मैंगो, राम यहाँ आ जाएगा, बाई लगा दीजिए, वर्ब के थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। अब आपको यहाँ पर इसको, ये इस आपका यहीं उतर जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा, कॉन्टिन्यूअस जहाँ भी आएगा वहाँ आप बीइंग लगा देंगे। कॉन्टिन्यूअस के वाक्य में बीइंग लगा देंगे, कितना सरल होता है। अगर आपने इंडेफिनिट समझ लिया तो इसको हम समझ लेंगे। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वाज या वेयर का प्रयोग कर देंगे, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बनाया नहीं जाता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं बनाया जाता। इस प्रकार आपने 5 सीखा। और इसके बाद में परफेक्ट अगर हमें सीखना है तो राम हैज ईटन अ मैंगो, ये वाक्य और सरल है, इसमें बहुत ईटन वर्ब का थर्ड फॉर्म में लगा हुआ है, आपको अधिक नहीं सीखना है। अ मैंगो, राम यहाँ लिख दीजिए, ईटन बाई जोड़ दीजिए, ईटन आपके पास सही है,
अब हैज यहाँ पर है ही, तो इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ आपको बी जोड़ देना है। कितना सरल हो गया। ए मैंगो हैज बीन ईटन बाई राम। अगर ज़्यादा मैंगोज होते तो हैड का प्रयोग कर देते, पास्ट है तो हैड का प्रयोग कर दीजिए। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट में विल और या शैल के साथ में हमेशा हैव का ही प्रयोग होगा, चाहे ये सिंगुलर हो या प्लूरल हो। इस प्रकार से ये बहुत सरल है। आप ग्रामर के नियमों के अनुसार इसको हम बदल सकते हैं। आपका अगर टेंस अच्छी तरीके से याद है तो कैसा भी वाक्य आएगा आप उसको बदल सकते हैं। अगला नियम आपको थोड़ा सा और बदलाव करना है, प्रोनाउन को बदलना भी आपको सीखना है। प्रोनाउन बहुत सरल है, आप प्रोनाउन के बारे में जानते हैं कि प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन जो शब्द नाउन की जगह प्रयोग होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। इस प्रोनाउन में जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं। सब्जेक्ट की जगह पर इसमें आई और वी का प्रयोग होता है, सेकंड पर्सन में यू का प्रयोग होता है, थर्ड पर्सन में ही, शी, दे और इट का प्रयोग होता है। तो 2, 3 और 4, 4 2 6 1 7 सब्जेक्टिव होते हैं। बस इनको ऑब्जेक्ट में बदल देना है। आई का मी, वी का अस, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा और इट का एस हो जाएगा। ये इतने तरीके के अगर आप इसको सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्टिव केस में बदल देंगे बस प्रोनाउन आपकी बदल गई। बहुत ही सरल है। आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, दे का देम, इट का इट्स। अगर आपने इसको बनाना सीख लिया तो बहुत सरल है। एक वाक्य में इसको भी आपको बना के दिखा रहा हूं। जैसे आई gave him a book। अब यहाँ पर 2 तरीके के ऑब्जेक्ट हैं, इसको भी सीख लें। दोनों में से किसी ऑब्जेक्ट को पहले ला सकते हैं। हिम को अगर यहाँ लाए तो ही, और आई को यहाँ ले गए तो मी। देखिए आई आपने मी में बदला, और गिव का गिवन कर दीजिए, बाई लगा दीजिए तो ही गेव वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। तो वहां पर सेकंड फॉर्म में वाज या वेयर, तो ही के साथ क्या होगा, ही वाज गिवन अ बुक, ही वाज गिवन अ बुक बाय मी। इसको बाद में लिख देंगे, ही वॉज गिवन अ बुक बाय मी। तो इस तरीके से हम प्रोनाउन को भी बदलना हमें और आपको सीखना है, क्योंकि बिना इसके भी वाक्य गलत हो जाता है। ये सारे नियम अभी तक आपने सीखे असर्टिव सेंटेंसेस के लिए थे। असर्टिव सेंटेंसेस का रूप सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन आपके सेंटेंसेस कई प्रकार के होते हैं। निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इंपेरेटिव होता है। इनकी भी आपको पैसिव वॉइस बनाना सीखना चाहिए। और बहुत ही सरल है। सरल इसलिए है क्योंकि अगर हम मान लो निगेटिव बना रहे हैं, राम गेव मी अ बुक, पहले इसको नेगेटिव में बदल दें। राम डिड नॉट गिव मी अ, मी छोड़ दें। अगर आपको मी से दिक्कत हो गई तो हम मी आपने सीख लिया है, बहुत सरलता से सीख लें।
राम गेव ए बुक, राम डिड नॉट गिव ए बुक। अब इसको यहाँ ले आइए, ए बुक, राम यहाँ ले आइए, बाई लगा दीजिए, गिव का गिवन कर दीजिए, डिड लगा है तो डिड की जगह वाज लगा दीजिए और नॉट गिवन, ए बुक वाज नॉट गिवन बाय राम। कितना सरल है इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। अगर आपको इसी वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाना है तो इसी वाक्य को हम पहले इंट्रोगेटिव बना लें। डिड राम गिव ए बुक, सरल है। तो फिर यहाँ भी ए बुक को यहाँ ले आइए, इसको स्मॉल रहने दीजिए, ए बुक गिवन बाई राम। चूंकि इंट्रोगेटिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब पहले लगता इसलिए वाज पहले लिख दीजिए, वाज अ बुक गिवन बाई राम। तो इस तरीके से हम बहुत सरलता के साथ पैसिव वॉइस बनाना सीख लेंगे। थोड़ा सा इसमें एक नए वाक्य और आपको मैं बताता हूँ। अगर आपको ऐसे वाक्य मिले हों कि हेल्प हिम, उसकी मदद करो, या हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। आप चाहे हेल्प द पुअर कहिए चाहे हेल्प हिम कहिए, ये कैसा वाक्य है? इसमें आप ऑर्डर कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। ऐसे वाक्यों को इंपरेटिव वाक्य कहते हैं। और इंपरेटिव वाक्य के लिए 3 तरीके हैं। पहला रिक्वेस्ट है, दूसरा ऑर्डर, और अगर दोनों बातें समझ में ना आए तो लेट का प्रयोग करिए। इन तीनों के माध्यम से ही हम इसको बना सकते हैं। आइए देखते हैं। हेल्प द पुअर अगर विनम्रता से कहा जा रहा तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर। यू अगर यहाँ पर लगा होता प्लीज, प्लीज हेल्प हिम, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम। अब यहाँ पर हेल्प द पुअर है, हेल्प द पुअर, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर। या अब देखिए नई चीज, यहाँ पर वर्ब में थर्ड फॉर्म नहीं लगाया गया। यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी। अभी तक आपने पैसिव वॉइस के जितने वाक्य बनाए थे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई थी, लेकिन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगाई गई क्योंकि रिक्वेस्ट को ही वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल दिया गया। इसी को हमने पास्ट बना दिया, इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग अब नहीं करेंगे। और वैसे भी जहाँ पर किसी वर्ब के पहले टू लगता है तो वहाँ पर वर्ब उसके रूप में परिवर्तन नहीं होता, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग होती है। अगर ऑर्डर आप करो, गरीब की मदद करो, ऐसा बोल रहा है कोई, तो यू आर ऑर्डर्ड टू हेल्प द पुअर। अगर दोनों में से नहीं करना है, ना रिक्वेस्ट करना है ना ऑर्डर करना है, तो लेट का यूज करिए, लेट द पुअर बी हेल्प। अब यहां पर लेट के साथ बी का यूज आप कर लीजिए, लेट द पुअर बी हेल्प। बहुत ही सरल है। इस प्रकार से हमने आज पैसिव वॉइस बनाने के लगभग सभी नियमों की बारीकियां सीखी, उनके नियम सीखे। अब इस पर आधारित जितने भी आपकी एक्सरसाइजेज हैं इनको आप अच्छी तरीके से अपने एक्सरसाइज बुक से देखें, सॉल्व करें, तब भी आप देखोगे कुछ कठिनाइयाँ आएंगी। उनको आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए,
वहाँ पर अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, उसकी बेल दबा दीजिए ताकि हमारा नया वीडियो आपके पास तुरंत पहुँच जाए। लाइक करते रहिए और अपने प्रश्नों को अवश्य पूछिए ताकि आपकी जिज्ञासाओं को शांत किया जा सकता, आपके डाउट्स को शांत बताया समझाया जा सकता है। अभी नहीं तो कभी नहीं। हम सभी लोग कोरोना के कारण यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, मोबाइल पर पढ़ रहे हैं, लैपटॉप पर पढ़ रहे हैं, दूर हैं क्योंकि हम आपसे डायरेक्ट आपकी कॉपी नहीं देख पा रहे हैं। ये विधा आपके 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 या तमाम एग्ज़ाम्स में इस पर आधारित अवश्य 1-2 प्रश्न आते हैं, तो इसको हमें अच्छी तरीके से समझना है। जहाँ समझ में ना आया हो आप जा कर के कमेंट बॉक्स में हमसे मिलें। डरे नहीं, अपने मम्मी पापा का रिस्पेक्ट करें, देश का रिस्पेक्ट करें, अपने समाज को साफ सुथरा रखें। कोरोना का समय चल रहा है, मास्क को बांध के रखिए, हाथ को बार बार धुलिए, लोगों से दूरी बना के रखिए। ज़्यादा ज़रूरी हो तभी बाहर जाइए, क्योंकि विद्यालय जाने से ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है। आप वहाँ नहीं आ पा रहे हैं तो इससे आवश्यक कुछ नहीं है। आप हमेशा अपने घर में रहें, घर के अंदर ही थोड़ा सा योग करें, इंडोर गेम्स खेलें और मम्मी पापा से प्रसन्नतापूर्वक मिलें, उनके बालों में तेल लगाएं, उनके पैरों को थोड़ा सा दबाएं और देखें कितनी एनर्जी आपको मिलती है और आप भगवान राम की तरह आप स्वयं बन जाएंगे। और अंग्रेजी क्या चीज़ है, अभी तो आपको बहुत कुछ सीखना है और दुनिया का सारा ज्ञान आपके मुट्ठी में है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया।